गुड मॉर्निंग। आज अपन शुरू करने जा रहे हैं इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ थ्रू माय नोट्स जो कि मैंने बनाए हैं। ठीक है, सबसे पहले तो अपन को पता है कि 1498 में वास्को डी गामा ने इंडिया को सर्च कर लिया था। फिर उसके पीछे पीछे और भी यूरोपियन कंपनीज इंडिया में आ गई थी। ठीक है, और वो अपन ने पढ़ चुके हैं कि एंग्लो मराठा वॉर, एंग्लो मैसूर वॉर, हर तरीके से फ्रेंच से लड़ लड़ा के ईस्ट इंडिया कंपनी सब में जीत गई थी। ठीक है, सबसे पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में कब आई, अपन ईस्ट इंडिया कंपनी पे मेनली फोकस करेंगे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में कब आई? 1600 में। ठीक है, 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एस्टेब्लिश्ड विद अथॉरिटीज फॉर मेकिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ टोटल 24 मेंबर्स। ठीक है, ये तो अपन पढ़ चुके हैं कि चार्टर इनको दे दिया गया था। ठीक है, 1612 के अंदर बैटल ऑफ सॉली होल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस पोर्चुगीज में के बीच में वॉर हुई थी। ठीक है, जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई थी। और नेक्स्ट फिर इंडिया में जो लोग आए थे, इंडिया में जो ब्रिटिशर्स लोग आए थे उनकी सीरीज़ एक बार थोड़ा अपन देख लें कि सबसे पहले आए थे राल्फ किच। ये कब आए थे? ये 1600 के पहले आ गए थे। ठीक है, ये लैंड रूट के थ्रू आए थे इंडिया में। राल्फ किच, उनके बाद आए थे विलियम फिच। थर्ड नंबर पे आए थे कैप्टन विलियम हॉकिंस। कैप्टन विलियम हॉकिंस ही वो हैं जो जहांगीर से जाके उसकी कोर्ट में मिले थे। ठीक है, बट इसको भी जहांगीर ने कोई ख़ास वैल्यू नहीं दी। बट इन्होंने जो ट्रेडिंग के परमिशंस मांगे थे, इनको ट्रेडिंग के परमिशंस नहीं मिले। जहांगीर ने बल्कि मनसबदारी इनको दे के साइड बिठा दिया था। ठीक है, और उसके बाद आए थे सर टॉमस रो जिसको जेम्स फर्स्ट ने भेजा था, जो इंग्लैंड के किंग थे उस टाइम पे। ठीक है, अब इंडिया के अंदर फर्स्ट ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश हुई थी सूरत में, या फिर कई बुक्स में लिखा जाता है मसूलीपट्टनम में भी। ठीक है, ये कंफर्म नहीं है, ये एक बार एग्ज़ाम में भी आ चुका है और फिर इसके ऊपर कोर्ट केसेस तक भी पहुँचे हैं। तो फाइनली इस क्वेश्चन को रिमूव कर दिया गया था कि फर्स्ट ईस्ट इंडिया कंपनी की फर्स्ट ट्रेडिंग फैक्ट्री कहाँ पे बनी थी, तो सूरत या मसूलीपट्टनम। बट अपन ऐसे मान सकते हैं कि उस टाइम पे किंग कौन था? जहांगीर। बट मान सकते हैं ना कि जहांगीर के बेटे ने, शाहजहाँ ने परमिशन दे दी। हायर अथॉरिटी ने भी तो परमिशन नहीं दी, बट लोअर अथॉरिटी ने तो दे दी। तो इसलिए सूरत में छोटी मोटी फैक्ट्री बना ली, इसलिए नाम आ जाता है कि सूरत में दे दी परमिशन। बट मेन अथॉरिटी कौन है? जहांगीर। और जहांगीर ने परमिशन कहाँ की थी? मसूलीपट्टनम की। इसलिए कहाँ की मानी जाती है कि मसूलीपट्टनम में पहली फैक्ट्री बनी थी। ओके, नेक्स्ट क्या हुआ? सर थॉमस रो और जहांगीर की मीटिंग हुई थी ट्रेड परमिशंस के लिए। कहाँ पे? अकबर फोर्ट, जो कि आज की डेट में आपके अजमेर में है। इसको अकबर फोर्ट, मैगजीन फोर्ट, अजमेर फोर्ट तीनों बोला जाता है। ठीक है, धीरे धीरे करते करते ईस्ट इंडिया कंपनी एक्सपेंशन करने के साथ साथ 1670 के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी को टेरिटोरियल एक्विजिशन इन्होंने शुरू कर दिए थे, वॉर शुरू कर दिए थे, पीस ट्रिटी वगैरह एक दूसरे से अलग अलग इंडिया के पावर से साइन करना शुरू कर दिया था। ठीक है, और धीरे धीरे इन्होंने अच्छा खासा इंडिया में एरिया ऑक्यूपाई कर लिया था। फिर इन्होंने क्या किया कि इंडिया के टेरिटरी को अपने हिसाब से मोटा मोटा मतलब 3 एरियाज़ में इंडियन पेनिनसुला को मोस्टली डिवाइड करने के लिए इन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड किया, बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता। और तीनों के हेड को प्रेसिडेंट बोलने लगे। ठीक है, तो जैसे बॉम्बे का प्रेसिडेंट अलग, कलकत्ता का प्रेसिडेंट अलग, मद्रास का प्रेसिडेंट अलग। अब एक पर्सन जिसको इन सब की सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती थी, उसको जो पोस्ट दी गई वो थी कमांडर इन चीफ की। ठीक है, नेक्स्ट क्या हुआ? अब हाँ, अब ये थोड़ा सा एक ब्रीफ ले लेते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने क्या क्या चार्टर से क्या क्या परमिशंस दी है। ठीक है, अब देखा भैया अपन ने कि ऊपर इन्होंने हेड ऑफ प्रेसिडेंसीज को जैसे बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मद्रास को मद्रास प्रेसिडेंसी और कलकत्ता प्रेसिडेंसी डिक्लेयर कर दिया। और यहाँ पे जो पर्सन इन पावर थे, जो हेड थे यहाँ के हाईएस्ट अथॉरिटी इन पावर, उनको प्रेसिडेंट की पोस्ट दी जाती थी। 1726 में इस प्रेसिडेंट पोस्ट का बस नाम चेंज करके गवर्नर कर दिया। प्रेसिडेंट, अब कोई प्रेसिडेंट नहीं रहेगा, प्रेसिडेंट पोस्ट को डिसॉल्व कर दिया गया, प्रेसिडेंट की पावर बस गवर्नर को दे दी गई। ठीक है, और 1757 में अपन पढ़ चुके हैं कि बैटल ऑफ प्लासी हुई थी। बैटल ऑफ प्लासी किस किसके बीच में? सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। ये सब आपके हिस्ट्री का टॉपिक है कि मीर जाफ़र ने क्या किया था, ये किया था, वो किया था। फाइनल क्रक्स से अपन को पॉलिटी में क्रक्स निकाल के अपन को सिर्फ पॉलिटी सीखनी है। तो पॉलिटी में से क्रक्स ये निकलता है कि इनको रेवेन्यू राइट्स मिल गए थे। कहाँ के? बंगाल, बिहार और उड़ीसा के, मेनली बंगाल के। बंगाल उस टाइम पे गोल्डन बर्ड की तरह था, आपको पता ही है। ठीक है,
फर्स्ट टाइम रेवेन्यू राइट वाज ईस्ट इंडिया कंपनी को पहली बार कहीं के रेवेन्यू राइट्स मिले हैं, कहाँ के, प्लासी की वजह से, बंगाल के। ठीक है। नेक्स्ट हुई थी बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर के बाद तो इनको बंगाल, बिहार, उड़ीसा तीनों के राइट्स मिल गए। अच्छा, प्लासी से इनको सिर्फ बंगाल के राइट्स मिले, और बक्सर की बैटल के बाद से इनको बंगाल, बिहार, उड़ीसा तीनों के राइट्स मिल गए, दीवानी राइट्स। ठीक है। बैटल बक्सर के बारे में थोड़ा सा है, जो कि हिस्ट्री का पॉइंट है, टॉपिक है, बट स्टिल यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये हेक्टर मुनरो ने मीर कासिम, नवाब ऑफ अवध और शाह आलम सेकंड, इन तीनों की कंबाइंड फोर्सेस को हेक्टर मुनरो ने अकेले हराया था। अकेले तो क्या मतलब, ये अकेले लीड कर रहे थे इनकी आर्मी में। ठीक है। और इस बैटल बक्सर का रिजल्ट क्या था, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। और ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में क्या हुआ कि रॉबर्ट क्लाइव ने इन तीनों के साथ ट्रीटी की थी, कासिम के साथ भी, नवाब ऑफ अवध शुजाउद्दौला जो थे, और शाह आलम सेकंड, इन तीनों के साथ ट्रीटी की थी। ठीक है। अब एक थोड़ा सा ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि कभी आ जाए, तो 1765 को एंग्लो इंडियन ईयर कहा जाता है, क्योंकि एंग्लो, इस टाइम पे ब्रिटेन से इंडियंस खूब सारे आने लग गए थे इंडिया में। अच्छा, इंडिया में एंग्लो इंडियन का मतलब क्या होता है, ये आपको दिया हुआ है आर्टिकल 366 में, क्लॉज 2 में, कि चिल्ड्रन हुज फादर फ्रॉम यूरोप, मदर फ्रॉम इंडिया। मतलब जिसके पेरेंट्स का कोई भी तो क्या, फादर या फिर ग्रैंडफादर, अगर पेरेंट्स में से अगर यूरोप के हैं और मदर इंडियन है, तो वो एंग्लो इंडियन कहलाते हैं। ठीक है। ये पता है ना कि पार्लियामेंट के अंदर पहले इनकी सीट भी होती थी, 2 सीटें फिक्स होती थी, अब उसको भी तो डिसकंटिन्यू कर दिया गया। ठीक है। ओके। नेक्स्ट है कंपनी शो लेस। हाँ, अब कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी राइट्स मिल चुके हैं, तो एक तरीके से अच्छा खासा फाइनेंशियली ये और ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो गए हैं। बट स्टिल, और फिर जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनसे पूछा कि भाई अब तुम ज़्यादा पैसे कमा रहे हो, तो लाओ हमको भी थोड़ा बहुत टैक्स तो दो, तो फिर इन्होंने उल्टा गवर्नमेंट पेपर्स में, मतलब अपने ऑडिट्स के अंदर इन्होंने शो कर दिया कि हमको फ़ायदा तो क्या, बल्कि उल्टा नुकसान होने लगा है। तो फिर उल्टा एक काम कीजिए, आप भी हमको कुछ लोन दे दीजिए। तो फिर ब्रिटिश क्राउन शॉक हो गया कि भाई इतना ही अच्छी खासी टेरिटरी एक्वायर करके भी ऐसी कैसी बात कर रहे हैं। तो फिर भी क्राउन ने ये डिसाइड किया कि एक काम करते हैं, इनको कुछ पैसा देते हैं, बट इनकी पावर ले लेते हैं। तो क्यों प्रो क्यों, इसका मतलब क्या हुआ, एक हाथ से पैसा लो पर पावर कम होगी। ठीक है। ये 1773 का एक्ट अब जब अपन शुरू करेंगे तब इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है। उसके पहले थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि ये प्रेसिडेंसीज ऑफ जो हैं इनका थोड़ा क्या क्या चेंजेस हुए थे। 1726 में अभी अपन ने पढ़ा था कि प्रेसिडेंट से गवर्नर नाम को दे दिया था, तो गवर्नर ऑफ 3 प्रेसिडेंसीज क्या थे, बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता। कब, 1726 में। और 1773 में गवर्नर ऑफ कलकत्ता को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया गया था। ठीक है। गवर्नर कलकत्ता या फिर बंगाल, इसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया गया। वारन हेस्टिंग 1773 में, ये फर्स्ट वारन हेस्टिंग के थे, फर्स्ट गवर्नर जनरल बंगाल थे, तो अपन ने पढ़ाई है। और गवर्नर पोस्ट को डिसॉल्व नहीं किया गया था, वहाँ पे अब किसी और को बिठा दिया गया था। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या हुआ था 1883 में, अब ये जो लास्ट गवर्नर जनरल बंगाल थे, इनको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना के दिया गया। ठीक है। और ये लॉर्ड विलियम बेंटिक क्या हो गए, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है। और 1858 में, ये तो आपको पता है कि सिपाही म्यूटिनी के बाद की बात है, 1857 के बाद की बात है। उस टाइम जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, उस गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को एक और पोस्ट दे दी गई, वाइसराय ऑफ इंडिया, मतलब पूरे इंडिया का टॉप लेवल की पोस्ट दी गई इंडिया में रहते हुए। बाकी एसओएस की टॉप की पोस्ट थी, जो कि ब्रिटिश काउंसिल के अंदर थी। ठीक है। और 1947 के अंदर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को 1958 के अंदर वाइसरॉय ऑफ इंडिया, जो कि लास्ट थे माउंटबेटन, उनको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया था। ठीक है। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लास्ट कौन थे, सी राजगोपालाचारी। ये सब आप आगे पढ़ेंगे, फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एज वेल एज टू लास्ट। ठीक है। ओके।